नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आयोग को। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिनको दिक्कत आ रही थी फॉर्म फिल करने पर, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँ जिन पॉइंट्स पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये देखिए, वहाँ पे जब आप एलिजिबिलिटी फॉर्म के अंतर्गत अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कई सारे फॉर्म आपको मिलते हैं। तो उसी में से एक फॉर्म मिलेगा जिस पर एड्रेस लिखा हुआ होगा, जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और इसे आपको क्या करना है कि एनवेलप के ऊपर चिपका देना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका एड्रेस पड़ा होगा, कहाँ पर भेजना वो भी आपको उसमें ऑलरेडी मेंशन है और आपका नाम भी मेंशन होगा, एड्रेस भी मेंशन होगा, सारा कुछ इसमें मेंशन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये तो पहला फॉर्म हो गया। अब दूसरे फॉर्म पर हम लोग चलते हैं। दूसरे फॉर्म पे जब हम पहुंचेंगे तो ये देख रहे हैं आप, प्रमाणीकरण प्रपत्र। इसमें आप देख लीजिए सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी होगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी और डेट टाइम, उसके बाद जो है आपका नाम। तो इसमें चेतावनी दी गई है कुछ, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले, इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना है किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त या अनर्ह समझा जा सकता है। यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध, दोष सिद्ध, प्रतिवारित आदि किया जाए तो उसके ब्यौरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर समझा जाना चाहिए कि तथ्यपूर्ण सूचनाएं छिपाई गई हैं। देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ, क्योंकि एक फॉर्मेट बना होता है, उसी पे सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो मैं फॉर्म जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये लेटेस्ट फॉर्म है, कोई पुराना नहीं। जिस अभ्यर्थी का आप में से किसी एक अभ्यर्थी का है जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनामों साथ यदि कोई हो, तो ये नाम ऑलरेडी यहाँ पे आपका फिल होगा, इसलिए इसको मैंने रेड कर दिया है। पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ यदि कोई हो, अथवा सेवा पद नाम यदि कोई हो, तो अपने पिताजी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना, माताजी का की इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद राष्ट्रीयता के संबंध में भी आपको जानकारी देना है। पिता और माता जी दोनों की नागरिकता, साथ में अगर विवाहित या अविवाहित है तो उस कंडीशन में आपको पति या पत्नी की राष्ट्रीयता के विषय में विवरण देना है। और इसके बाद जन्म स्थान का भी यहाँ पर विवरण देना है। अब आगे देख लेते हैं इसको। इसके बाद स्थायी निवास का पूरा पता यहाँ पर आपको देना है, जिसमें आपको गांव, थाना, जिला, सड़क मार्ग, गली, मकान नंबर जो भी है कंप्लीट। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता था भारत में प्रवर्तन करने की तारीख यहाँ दी जानी चाहिए। वर्तमान का आपका पूरा पता क्या, पिछले 5 वर्षों के पते भी आपको यहाँ पे देने कि पिछले 5 वर्षों में आप कहाँ कहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो 4-5 एड्रेस पे मैं रह चुका हूँ, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो ये तो समस्या हो सकती है, पेज में जगह कम है। तो इस कंडीशन में आप अलग से संलग्न कर सकते हैं एक पेपर, और उस पर जाके आप अपनी जानकारी लिख सकते हैं। आयु तथा जन्म की तारीख ऑलरेडी पड़ी होगी। शैक्षिक अर्हताएँ, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए गए आएंगे। यहाँ पे आपका पूरा स्कूल कॉलेज के विषय में आपको सारी यहाँ पे जानकारी देना है, ठीक है। स्कूल कॉलेज के नाम, उसका पूरा पता, कब आपने प्रवेश किया या कब आपने छोड़ा। देखिए, प्रवेश किया और छोड़ा ये डेट थोड़ी सी दिक्कत करती है आपको। तो एक आइडिया होता है कि एडमिशन जब हम लेते हैं, जनरली जो सेशन होता है वो किस सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा, खासकर हाई स्कूल, इंटर की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। कहीं कहीं पर अब तो अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है, पहले क्या होता था जुलाई से सेशन स्टार्ट होता था। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे डेट दे दीजिएगा। छोड़ने की डेट तो वैसे वो होती है कि जिस डेट में आप टीसी लेते हैं, या फिर दूसरी डेट आप ये ले सकते हैं कि जब भी आपने आपकी मार्कशीट वगैरह आई हुई उसको भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अनुमान से अपने ज्ञान के आधार पर जो आपको उचित लगता हो कि हाँ इस तिथि को संभवतः हमने छोड़ा होगा या इस डेट में हमने जो है एडमिशन कराया होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक डेट देनी है। आप भी जानते हैं कि सभी तिथियाँ जो है किस डेट में हमने एडमिशन लिया, किस डेट में हमने एडमिशन जो है वहाँ कॉलेज हमने छोड़ा। तो एग्जैक्ट तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईयर आपका सही होना चाहिए और लगभग मंथ भी सही होना चाहिए। जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट आपने क्लास 10th पास किया और फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में तो आप एडमिशन कक्षा 11 में एडमिशन आप तभी लेंगे ना जब 10th में आपकी मार्कशीट और रिजल्ट आ जाएगा।
तो इस हिसाब से आप जुलाई की डेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस रखते हुए आपको अपने यहाँ पर अपनी जानकारी देनी है। हालांकि अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट लिखी हुई तो फिर आपके पक्ष में है, अगर नहीं भी है तो आप अनुमान से यहाँ पर डेट दे दीजिए। और प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो तो यहाँ पे उस परीक्षा का नाम, हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, जो भी है वो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगले पॉइंट 10 पर कार्यालय फर्म के यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो और जहाँ पर वह इस समय काम कर रहा हो। देखिए यहाँ पर अगर ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे दे देना चाहिए। ठीक है, तो पद का नाम, जिस पर काम किया हो या कर रहे हो वो उसका यहाँ पे कार्य का विवरण आपको देना है, समय अवधि देना है, कब से कब तक आपने काम किया, ठीक है, और संस्था का पूरा पता देना है, और पिछली नौकरी छोड़ने का आपको कारण भी बताना है। इलाके के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम तथा ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हो, तो यहाँ पर आपको अपने किसी 2 जानने वाले लोगों के नाम देने हैं। हाँ, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आपको दे देने हैं जो आपको भली भांत जानते हो, आपसे परिचित हो। इसके बाद पॉइंट 12 में, क्या आप कभी किसी न्यायालय के द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार, नियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध, अर्थदंड, दोष सिद्ध किए गए या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चरणों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित, अनर्ह किए गए या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए प्रतिवारित या बहिष्कृत किए गए, यानी कभी आपको किसी एग्ज़ाम से रोक दिया गया हो, कहीं भी न्यायालय में आपको दंडित किया गया हो, तो उसमें आपको यहाँ पे विवरण देना है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसमें संभवतः आप सभी लोग ना ही लिखेंगे। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? यदि है तो यहाँ पे आपको विवरण देना है, और नहीं है तो नहीं देना। और देखिए यहाँ पर, देखिए ऊपर में हाँ और ना में जवाब देना, और इसके बाद अगर स्पष्टीकरण इस पर लाइन के नीचे मांगा गया है, यदि का अथवा खा का जवाब हाँ है तो वाद, गिरफ्तारी, निषेध, अर्थदंड, दोषित, दंडादेश आदि का पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना है। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, यहाँ पे घोषणा कर देनी है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने हस्ताक्षर करने हैं, दिनांक, स्थान डालना है, पूरा नाम डालना, पूरा पता डालना है, और स्टार लगा हुआ कि जो लागू ना हो उसे काट दें। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। चलिए अब तीसरे फॉर्म पर चलते हैं। अगले फॉर्म में आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो है फ़ोटो चिपकाना है, स्वप्रमाणित, और इसके ऊपर आपको तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर करने। पठनीय हस्ताक्षर का तात्पर्य कि इसके ऊपर आपको नाम लिखना है अपना। जो हम लोग स्पीड में सिग्नेचर करते हैं ना, वो नहीं करने हैं, पठनीय हस्ताक्षर करने हैं। यानी सपोज दैट मेरा नाम प्रभात कुमार है तो मैं लिखूँगा, या प्रभात तिवारी है तो प्रभात तिवारी, ठीक है, स्वप्रमाणित करके। और यहाँ पर विज्ञापन संख्या ऑलरेडी पड़ा होगा, विभाग संख्या, हायर एजुकेशन का वो डाल दीजिएगा, आपका जो भी विभाग हो, ठीक है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, यहाँ पर अंतिम तिथि आप वो डालिए जो आपकी वेबसाइट में शो कर रहा है, शायद वो 26 या 27 जुलाई है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए। अभ्यर्थी का पूरा नाम देवनागरिक और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। देखिए अंग्रेजी में तो इन्होंने टाइप कर दिया है, लेकिन हिंदी में आपको टाइप करना है। एक लोग और भी हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्या इसको हम इंग्लिश में भी भर सकते हैं? तो फॉर्म तो पूरा आपका हिंदी में है, और अगर फिर आपको कोई हिंदी में दिक्कत है तो फिर आप पूरा इंग्लिश में भर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप हिंदी में भरने को, ठीक है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, पते के किसी परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग के संबंधित विभाग को भेजें। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जन्मतिथि ऑलरेडी आपकी फिल होगी। अभ्यर्थी के पिता, पति के संबंध में आप जानकारी मांगी गई है, तो सारी जानकारी आप दे दीजिए। और पॉइंट 7 में, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता, पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। तो यहाँ पे एक जानकारी मांगी गई है, अगर आप जो है आपके घर में पिताजी या पति जी जो भी हैं वो जन्म से भारत के नागरिक नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। इसके बाद पॉइंट 8 में, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? यदि हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो अगर आप आरक्षण में हैं तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना हो, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देश छूट का लाभ चाहते हैं? अगर यहाँ पे आप लाभ चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना होगा, और अगर हाँ आप लिखते हैं तो फिर उसके विषय में संपूर्ण विवरण भी आपको देना होगा और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें अटैच करना होगा। क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं? तो आप देख लीजिए आप विवाहित हैं या नहीं, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। यदि हाँ
और अगर आप विवाहित हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके क्या जो है एक या से अधिक सॉरी यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऐसा है, ठीक है। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए आप देख लीजिए क्या लागू होता है। आई होप कि आप लोगों का उत्तर इसमें ना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है तथा उन उपाधियों का पूरा विवरण यहाँ पर आपको देना है। तो हाई स्कूल में आपके विषय क्या थे, इंटर में क्या विषय थे, स्नातक में क्या विषय थे, स्नातकोत्तर में क्या विषय थे, और इसी के साथ में श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत, प्राप्त विशिष्टता का विवरण और प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। इसमें देखिए स्पेस बहुत कम है तो छोटा छोटा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये दिक्कत आपको आएगी जरूर क्योंकि लिखना आपको ज़्यादा होगा। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है तो साविज्ञान, तो इस तरीके से करके आप कोशिश कीजिए कि स्पेस इतना ही है, इसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें तो आप भर लेंगे। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई विशिष्टता आपको प्रदान करेगी, जैसे कि आप यूपी बोर्ड के टॉपर थे या कुछ लोगों सम्मान सहित उत्तीर्ण होता है, तो इस तरह की अगर कोई विशिष्टता आपको लगती है तो आप इसमें फिल कर दीजिए। और नहीं लगती है आपको कोई ऐसा विशिष्टता आपके पास नहीं है, या आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई विशिष्टता नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप भर दीजिएगा। प्रमाण पत्र संख्या आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट उस जो प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट है आपका, उसके ऊपर प्रमाण पत्र संख्या लिखी होगी, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से भरने के बाद खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो पूरा विवरण दे तथा प्रमाण पत्र संख्या संलग्न करें। तो खेल संबंधित कोई सर्टिफिकेट आप उसे अपलोड कर दीजिए। अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण यहाँ पर दे। यानी अगर आप इससे पहले कहीं एम्प्लॉय रहें, कहीं पे आप जॉब करते रहें, जॉब का मतलब है गवर्नमेंट जॉब से है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी या करानी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा वरीयान अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। देखिए यहाँ पर दो है, एक तो अनिवार्य और दूसरा वरीयान। अनिवार्य का मतलब है कि मिनिमम आपको ये होना चाहिए, और वरीयान का मतलब अगर इसके साथ ये भी है तो ज़्यादा उचित होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पर ये दोनों लिखी होती हैं योग्यताएँ, कि भाई कम से कम आपका हाई स्कूल इंटर होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह का है। तो अगर इसमें आप विवरण दे दिए, देखिए एक तो नेट आपका कंपलसरी है और एमए कंपलसरी है, तो ये अनिवार्य में आ जाएंगे आपके। एक्स्ट्रा में आपके पीएचडी कार्य अगर हो गया है, आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ या जो भी है, सॉरी हम देख लें यहाँ पर अर्हताओं की बात हो रही, तो पढ़ाने की नहीं, ये हो जाएगा भाई नेट है तो ये आपका अनिवार्य हो गया। नेट के साथ जेआरएफ भी है, लेकिन जेआरएफ कैसे, देखिए वरीयान अर्हताओं, मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में वरीयान अर्हताएँ तो मांगी ही नहीं गई होंगी, ठीक है, क्योंकि इसका स्पष्ट अलग से उल्लेख होता है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वरीयान अर्हताओं की आपको भरने की शायद ज़रूरत नहीं होगी इसमें। सिंपल आप इसमें नेट और पीजी जो है उसको आप भर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर पीएचडी वगैरह है तो उसका भी आप मेंशन कर दीजिए मेरे हिसाब से, और अगर इन तीन को आप भर देते हैं तो पर्याप्त है। नहीं तो नेट और पीजी का विवरण आप यहाँ पर दे दें, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की, अगर की है तो आप दीजिए यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या मेंशन कीजिए। एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो हाँ कीजिए, उसका प्रमाण पत्र संख्या दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण देना है। क्या अभ्यर्थी कभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवादित किया गया, यानी रोका गया है, आपको एग्जाम में बैठने से दंडित किया गया है, यदि हाँ तो विवरण देना है। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो यहाँ पे आपको विवरण देना है। इसके अतिरिक्त 16 नंबर पर आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क, देखिए ये कॉलम काफ़ी कंफ्यूज करता है, पिछली बार भी ये कंफ्यूज कर रहा था। तो यहाँ पर जनरल मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के लिए जो फ़ी डिसाइड करते हैं उसका विवरण यहाँ पे भरना होता है, तो मुझे लग रहा है कि अभी इंटरव्यू की तो फीस आपसे ली नहीं जा रही है, तो इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सिंपल फॉर्म होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उस हिसाब से जो है ये फॉर्म सबसे मंगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से
आवेदन परीक्षा शुल्क वाला जो है संभवतः लागू नहीं होगा। और फिर भी अगर आप भरना चाहें तो आवेदन करते समय जो भी जैसे भी आपने पेमेंट किया था उसकी अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप भर दीजिए, अन्यथा इसको लागू नहीं है में आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है। अगला, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग की कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहे जो ऊपर दिए गए स्तंभों में आया हो तो यहाँ या एक अलग से विवरण दें तथा उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दें। देखिए, अगर आप अपने विषय में कुछ और भी अधिक बताना चाहते हैं, आपको लगता है कि इससे आपके इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस या आपके सिलेक्शन में इसको ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे आपने वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जैसे आप ऑलरेडी कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो आप विवरण यहाँ पे दे दीजिए। आपकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है तो उसके विषय में आप विवरण दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने वाला ही एक्सपीरियंस दें आप यहाँ पर, क्योंकि आपके कार्य से संबंधित अनुभव यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं कहीं एडेड में पढ़ा रहे हैं पिछले 8 साल से, 10 साल से, 6 साल से, तो उसका आप यहाँ पे विवरण दीजिए। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग की कोई विशेष अर्हता या अनुभव देना चाहे तो उसका यहाँ पे उल्लेख करना है। तो आपके चयन संबंधित, चूँकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ाने का ही आपको वहाँ पे काम करना, तो अगर आपके पास कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अन्यथा इसको भी लागू नहीं करके आप कट कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है पूरा, उसके बाद आपको अपने हस्ताक्षर करने, दिनांक, स्थान, पूरा नाम, पता आपको डाल देना है। और देखिए इसमें भी नीचे दिया है स्टार जो लागू ना हो उससे काट दें। तो कुछ पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट 17 आप भरना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भरना चाहते तो इसको कट कर सकते हैं। पॉइंट 16 मुझे ऐसा लगता है कि लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर आवेदन के समय का आपके पास कोई विवरण है फीस का तो आप भर दीजिए, अन्यथा लागू नहीं, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। और शेष मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, अगर कोई और फार्म हो तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये अगला फार्म है, इसको आप देखेंगे तो सारी बातें मैं ऑलरेडी इसमें आपसे बात ही कर चुका कि इसमें आप जो है, तो मुझे नहीं लगता कि इस फार्म में आपको कोई दिक्कत आएगी। जैसे कि नाम है हिंदी, इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, स्थानीय पता, प्रतिव्यवहार का पता, सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आई होप कि इस पेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फॉर्म में आपको थोड़ा सा जो मार्कशीट वाला कॉलम है इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो यहाँ पे आपको विवरण दे सकते हैं आप। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, हिंदी, अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट इन्होंने डाल दिया। तो इसी नीचे आप हाई स्कूल से स्टार्ट कीजिए। हाई स्कूल के 6 विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, इसके बाद सामाजिक विज्ञान, गणित, ठीक है, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, तो ये 3 सब्जेक्ट आ गए। अब मान लीजिए इंटर में भी आपने गणित ले रखा है तो यही, या मान लीजिए हाई स्कूल में भी आपकी हिंदी और इंटर में भी आपकी हिंदी है, तो हिंदी वाले कॉलम में इंटर वाले के भी सामने मार्क्स आ जाएंगे। यानी जिस यहाँ पे एक तरफ आपके सब्जेक्ट लिखते चले जाएंगे, उसके सामने उस सब्जेक्ट में जाके वो, मान लीजिए आप स्नातकोत्तर की बात कर लें, स्नातकोत्तर में आपने मैथ से किया है तो मैथ वाले के सामने नंबर आ जाएंगे। अगर मैथ आपका स्नातक स्तर में भी था तो मैथ वाले के सामने स्नातक स्तर वाले में उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपको करना है, यानी आपको एक तरफ से पहले सब्जेक्ट डालते जाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पहले कॉलम में हिंदी और अंग्रेजी दिया है, तो यहीं पर हाई स्कूल से आप स्टार्ट कीजिए, अन्य विषय भी आप यहाँ पर डाल लीजिए। 6 विषय हो गए। अब इसमें से कुछ विषय आपको इंटर में मिल जाएंगे तो उसके मार्क्स आप इंटर में यहाँ भर दीजिएगा, प्राप्तांक, पूर्णांक जो भी है। और जो सब्जेक्ट इसमें ना हो उसको नीचे कॉलम में मेंशन कर लीजिएगा। इस तरह ग्रेजुएशन में जाइएगा, देखिएगा अगर जितने सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं उसमें अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके सामने आप अंक भर दीजिएगा, नहीं है तो नया सब्जेक्ट फिर नीचे जोड़ लीजिएगा। अगर ये सीट भर जाती है और जगह आपके पास कम पड़ती है तो उस कंडीशन में आप एक सेपरेट सीट अलग से लगा लीजिएगा और उसको साथ में संलग्न कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हाई स्कूल के यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिख लीजिए, जैसे कि 2 सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, तो इनको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबके मार्क्स हाई स्कूल में डाल दीजिए, प्राप्तांक, पूर्णांक। उसके बाद इंटर में देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट उनमें से आपको मिल रहे हैं तो उनके सामने यहाँ पे मार्क्स भर दीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा जो इंटर में है लेकिन हाई स्कूल में नहीं था तो उस सब्जेक्ट को आगे आप नीचे कॉलम में बढ़ा लीजिए, हाथ से लिख लीजिए और उसके मार्क्स उसके सामने आप भर दीजिए। यही क्रम आप करते जाएंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और लास्ट तक। जगह अगर कम पड़ती है तो आप अलग सेपरेट सीट इसमें लगा सकते हैं और इसी में लास्ट में अभ्यर्थी के सिग्नेचर करने हैं। तो ये पूरा आपका मार्कशीट वाला पेपर था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप नीचे बढ़ाते जाइएगा और उसी के सामने क्लास में आप अपने पूर्णांक और मार्क्स भरते जाइएगा।
तो दोस्तों ये सभी फार्म थे। मैंने कोशिश की है अपने हिसाब से, जो मेरी समझ में था, मेरे ज्ञान का स्तर जो था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा। तो इस तरीके से पूरे फॉर्म आप अपने फिल कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो आप हमसे कंफर्म कर लीजिएगा या हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की मदद करने की। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और लास्ट में दोस्तों एक सूचना है कि अगर आप जीके पार्ट की तैयारी यूपीएससी की जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हो तो 15 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके लिए भी सेम नंबर है, इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना है। मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।